हेलो नमस्कार। जूनियर अकाउंटेंट साइंस की जो सीरीज चल रही है, 3 चैप्टर इसके हो चुके हैं। अगला चैप्टर हमारा है धातु एंड अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल। जो मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें बताया था, जिसने भी नहीं देखी है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी नए हैं। और ऐसा मौका कभी हाथ से गंवाना नहीं चाहिए जब कोई आदमी, कोई टीचर आपके लिए इतना कुछ कर रहा है। फ्री नोट्स चाहिए, टेलीग्राम चैनल पर जाइए, लिंक्स मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। पिछली वीडियो में मैंने इसके फ्री नोट्स के बारे में सब कुछ बता दिया था। और एक मैं नई टेक्निक जो आपके सामने लेकर आया हूँ, उस टेक्निक को मैं अब अप्लाई करने वाला हूँ मेरी वीडियोस में। वो टेक्निक है क्या और क्यों की। जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो स्टूडेंट के मन में जो डाउट होता है कि अगर मैं किसी चीज़ को समझाता हूँ कि ये चीज़ धातु है, क्यों है, क्या है, क्यों है, इनके गुण क्या है और क्यों है, अगर ये सवाल हर स्टूडेंट के मन में आता है, लेकिन उनको मैं खुद समझाने वाला हूँ। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को मैं खुद क्रिएट करूँगा, फिर समझाऊंगा। तो एक बहुत ही गजब और बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इस टेक्निक को मुझे पता है, ये टेक्निक बहुत ही गजब लेवल की है। अगर इस लेवल की है कि आप अगर कितने भी डाउन लेवल के स्टूडेंट हो, चाहे आपके समझ में नहीं भी आती हो, इस वीडियो में आपके 101% सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। उसके लिए करना क्या है, थोड़ा धैर्य बना के रखना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। इसमें कंप्लीट चैप्टर मिलेगा आज। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, जिस पे आपको फ्री नोट्स मिलने वाले हैं। अभी जो ब्लड चैप्टर है उसके नोट्स भी मैं खुद लिख रहा हूँ, जल्द ही 1-2 दिन में वो आपको मिल जाएंगे। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर अपने जो भी दोस्त हैं तैयारी कर रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट की, राजस्थान पुलिस की, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, साइंस पढ़नी है, उस तक ज़रूर पहुँचाओ मेरे चैनल को, मेरी वीडियोज़ को, क्योंकि सभी को फ़ायदा मिले। मैं ये चाहता हूँ मैं जितनी मेहनत करता हूँ उस मेहनत का फ़ायदा तुम सब लोगों को मिल सके। तो जल्दी से अपना टॉपिक शुरू करते हैं, धातु और अधातु। 2 चीज़ें हैं, धातु और अधातु। अब इन पर पहुँचने से पहले ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्यों हैं, इन सबको देखेंगे। उससे पहले हम एक छोटी सी चीज़ पर जानते हैं कि तत्व, एलिमेंट्स क्या होते हैं। हमारे जो तत्व और एलिमेंट्स, जिसका नाम आपने सुना होगा कहीं ना कहीं पर कि तत्व, फलाना तत्व, ढिकाना तत्व, हाइड्रोजन तत्व, हीलियम तत्व, लिथियम तत्व, ये सब तुमने कहीं ना कहीं पर सुने होंगे या फिर पढ़े होंगे पिछली क्लासों में। अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तत्व की, तत्व होते क्या हैं, पहला सवाल जो आपके मन में क्लियर होता है, क्या होते हैं। तो सेम टाइप के जो परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, ये सेम टाइप के जो परमाणु होते हैं, सेम टाइप के, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं तत्व बनाते हैं। अगर परमाणु का टाइप अलग हो गया तो वो तत्व नहीं बन पाएगा उससे। आई बात समझ में, वो कोई मिक्सर बनेगा अलग, कोई मिक्स मतलब यौगिक। सेम प्रकार के परमाणु क्या होता है, किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, परमाणु कहलाती है। जैसे ही हमारे शरीर की जो सबसे, जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, सेल, कोशिका, उसी प्रकार पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, परमाणु। क्लियर है। तो अगर सेम प्रकार के, सेम टाइप के परमाणु आपस में मिलेंगे, सेम प्रकार के, सेम टाइप के परमाणु आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, वो बनाते हैं तत्व, एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे अर्थ पर बहुत सारे 118 एलिमेंट हैं जो हमारे आवर्त सारणी में हैं। इनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं हम कुछ देर बाद। लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख दिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये एफ क्या होता है, फ्लोरीन, जबकि Fe होता है लोहा, फेरस। नियोन Ne क्या होता है, नियोन, जबकि Na होता है सोडियम, और सिर्फ N होता है नाइट्रोजन, आई बात समझ में। Na होता है सोडियम, ये होता है नियोन, आई बात समझ में। ये F होता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आई बात समझ में। Fe होता है लोहा, इसे हम बोलते हैं लोहा या फिर फेरस। फेरस से लिया गया है ये नाम Fe। ये कुछ तत्व हैं जिनके बारे में मैंने आपको समझाया है। अब कहानी स्टार्ट होती है यहीं से कहानी आगे चलेगी। इसी कंसेप्ट से कहानी आगे चलने वाली है। और वो कैसे कहानी चलेगी, तत्व सभी को समझ में आते होते क्या हैं कि सेम टाइप के जो परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं तो उनसे क्या बनता है, तत्व। अब अलग अलग प्रकार के, फिर अगला सवाल आपका जो क्या का जो आंसर मिल गया,
लेकिन अगला सवाल है आपका कि क्यों, सेम प्रकार की ही क्यों, अलग अलग मिला के देख लो। क्या हाइड्रोजन प्लस हीलियम मिल पाएगा? क्या मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। अगर कुछ तत्व, अगर कुछ परमाणु आपस में मिल भी जाते हैं तो कोई अलग यौगिक बनाते हैं, यौगिक। आई बात समझ में? तो तत्व मिलकर, तत्व प्लस तत्व क्या बनाएगा? यौगिक बनाएगा। आई बात समझ में? कोई भी हाइड्रोजन है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन से कनेक्ट हुई H2 प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा? H2O। आई बात समझ में? ये बेसिकली ऐसे होता है 2H2 प्लस 2O2 इज इक्वल टू 2H2O। आई बात समझ में? जो बैलेंस करना मैं आपको सिखाया था, क्लियर है? तो अगर दो या दो से अधिक तत्व मिलेंगे आपस में तो क्या बनेंगे? यौगिक। तो दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाता है? यौगिक। इनमें क्या होता है? इनमें एक ही प्रकार के परमाणु नहीं रहते। जैसे कि हाइड्रोजन किससे मिल गया? ऑक्सीजन से मिल गया, तो क्या बना लिया उसने? जल बना लिया। तो क्या वो जल जो है H2O, क्या ये तत्व है? नहीं है। तो क्या है? ये एक यौगिक है। यौगिक का मतलब होता है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब ये दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना है। दो तत्व भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब इसमें दो तत्व कौन कौन से? एक तो है हाइड्रोजन, एक है प्लस में ऑक्सीजन। दो तत्व, दो परमाणु आपस में मिले, दो तत्व आपस में मिले, तो उनसे क्या बना? उनसे बना यौगिक। एक मात्र छोटी सी डेफिनेशन को मैंने इतना खोलकर आपको समझाया है, इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन शायद ही कभी आपको देखने को मिले। तो इसी टाइप से मैं इस चैप्टर को कराने वाला हूँ। फिर भी आपके समझ में नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता जो एक भी डाउट तुम्हारे मन में रह जाए, एक भी सवाल तुम्हारे मन में रह जाए, कुछ भी तुम्हारे मन में नहीं रहने वाला। आज सब कुछ यहाँ पर निकलने वाला है। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। अब तत्वों के बारे में हमने जान लिया। अब यहीं से हमारा जो चैप्टर शुरू होता है, वो ये चैप्टर शुरू कैसे होगा कि जो लेवोजियर जो साइंटिस्ट थे, लेवोजियर जो साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे लेवोजियर, यानी केमिस्ट्री का फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने तत्व को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इनको टू टाइप्स में डिवाइड किया। अब वो टू टाइप्स कौन से हैं? पहला था मेटल, जिसे हम बोलते हैं धातु, और दूसरा था नॉन मेटल, जिसे हम बोलते हैं अधातु। ये धातु और अधातु। जो भी स्टूडेंट है मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इन चीज़ों को साथ में लिख भी सकते हैं शॉर्ट नोट्स, जबकि जो कंप्लीट नोट्स है वो मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। तो जिसने भी नहीं वो देखे हैं या फिर नहीं डाउनलोड करे हैं, तो देरी किस बात की, जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पर जाइए, सारे कंप्लीट नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो लेवोजियर साइंटिस्ट ने इनको दो भाग में बांटा। एक भाग था मेटल था, एक भाग उसका था नॉन मेटल। नॉन मेटल जिसे हमने क्या बोल दिया? अधातु बोल दिया। धातु और अधातु। अब हम देखने वाले हैं धातु और अधातु। इसके ऊपर पूरा चैप्टर है हमारा, पूरा संपूर्ण चैप्टर इसके ऊपर है, धातु और अधातु। एक उपधातु और आएगी इसके बीच में, जिसको भी हम समझने वाले हैं। तो इन चीज़ों को जल्दी से नोट करिए, इससे हम फिर आगे जो भी चीज़ें हैं उनको देखने वाले हैं। तो अब हम देखने वाले हैं धातु और अधातु क्या होते हैं। ये चीज़, सारे चीज़ हम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं धातु और अधातु के बारे में हमने क्या जानकारी ली है अब तक। धातुओं के बारे में अगर हम देखें, धातु जो मेटल्स होती हैं, ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज है, जो गुण है, वही इनकी डेफिनेशन है। इनकी कोई अलग से डेफिनेशन नहीं आती है, सिर्फ वही है। ऊष्मा विद्युत के जो सुचालक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? धातु। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ऊष्मा विद्युत के कुचालक होते हैं कौन? अधातु। अब ये क्यों होते हैं, इनको हम भौतिक गुणों में पढ़ने वाले हैं। ये जो धातुएं हैं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। धनायन क्यों बनाएंगे इसको भी हम आगे देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल बता देता हूं मैं, सोडियम है, सोडियम के पास कितने होते हैं? 281, मतलब 281 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब इसके पास क्या है? एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है इस पर। तो ये क्या बनेगा? सोडियम प्लस बनाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसने इसको त्याग दिया, तो क्या बनेगा? प्लस। मतलब मैंने किसी को अगर पैसे दिए हैं तो मेरे ऊपर क्या आएगा? प्लस चार्ज, जबकि जिसने मेरे पैसे लिए हैं उसके ऊपर क्या आएगा? माइनस चार्ज।
क्लियर है दोनों चीज़ें। अब यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं ये अधातुएं और ऋणावेश बनाते हैं। वही चीज़ सेम चीज़ जैसे कि क्लोरीन है, इसके पास क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287। अब इसको बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनेगा, Cl- आयन। इसके पास क्या हो जाएगा फिर 288। क्लियर है, इसने लिया है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, माइनस का। सोडियम ने दिया है, इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस का। कहीं पर 2+ देखते हैं, जैसे हम मैग्नीशियम Mg, इसका विन्यास होता है 282। इसके पास 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, तो इसके ऊपर +2 बन जाएगा। या तो हम दोनों को +2 लिख सकते हैं, या फिर इसको +2 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हाँ ऐसे लिख दो, 2+ आयन प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए। क्लियर है, ये है धनायन कैसे बनाते हैं, ऋणायन कैसे बनाते हैं, दोनों चीज़ें। अब हम देखने वाले हैं दोनों के भौतिक गुण। जल्दी से हेडिंग लगाओ, धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। अब एक चीज़ मैं समझाने वाला हूँ कि जो अधातुएं हैं इनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें जो भी अपवाद हैं, अगर क्वेश्चंस हल करना है एग्जाम में और ज़्यादा डीपली भी नहीं जाना, तो इसमें जो अपवाद आते हैं, अपवाद, इनसे क्वेश्चंस लगभग आ जाता है। अगर अधातु से क्वेश्चन आएगा तो अपवाद से 101% आएगा, और इसमें भी जो अपवाद हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो इसलिए इस पर इम्पोर्टेंट लगा लेना। क्लियर है, अब हम देखते हैं भौतिक गुणों। भौतिक के बाद रासायनिक गुण भी हम देखेंगे दोनों के। भौतिक गुण धातु के भी और अधातु के। अब अधातु के भौतिक गुण नहीं पढ़ने हैं, फिर तुम्हारा सवाल कि क्यों नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि जो धातुओं के गुण है, अब धातु और अधातु में कितना अंतर है, इसमें सिर्फ ए लगा हुआ है, ए है तो ये धातु, लेकिन ए अधातु बन गया। ये मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक कि ये है तो धातु लेकिन इसमें ए लग गया, ए का मतलब होता है नहीं। जैसे कि कोई गुणी आदमी है, किसी में सद्गुण है तो किसी में अवगुण है, तो जहां पर भी ए लगता है उसका मतलब होता है हिंदी में नहीं हो। अब जो गुण भी धातु के होंगे वो अधातु के नहीं होंगे। क्लियर है, तो इसलिए इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं समझा दूंगा। अब इसमें जो अपवाद आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एक एक को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले धातु ऊष्मा की चालक होती है। अब क्यों होती है सब कुछ हम देखने वाले हैं, इसमें कुछ नहीं पढ़ना, ऊष्मा की कुचालक होती है। पहले इन सबको देख लेते हैं, इसको एक बार में देख लेंगे, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं, धातुएं ऊष्मा की चालक होती है, जबकि ये ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अब क्यों होती है, अब जो भी तुम्हारे मन में डाउट आने वाले हैं सबको मैं क्लियर करूंगा, एक एक चीज को। चालक होती है, क्यों होती है, चालक का मतलब होता है किसी भी चीज का चालक है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, और एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो जाए। अगर हम यहाँ पर बर्नर लगाएं, यहाँ पर बर्नर है हमारा कोई भी, यहाँ से हमने आग लगाई, इसमें आग का मतलब होता है ऊष्मा। ऊष्मा जो होती है वो एक तरीक़ा से आग ही तो होती है, आग से ही तो हमें ऊष्मा मिलती है, या फिर हमें मिलती है किससे, प्रकाश से, मतलब जो सनलाइट है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी लोहे की छड़ है, अब लोहा क्या है, लोहा धातु है, एक है लोहा एक है लकड़ी, 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, आई बस समझ में। अब ये जो छड़ है ये किसकी है, लोहे की, ये इसका एक सिरा है ए और ये इसका बी सिरा है। यहाँ से हमने बर्नर लगाया, ये इसमें क्या दिया हमने, ऊष्मा। तो अब हम देखेंगे यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यहाँ से जो ऊष्मा ग्रहण करेगा, अब ऊष्मा ऐसे जाएगी आगे संचरित होकर। क्लियर है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा का चालक।
तो अब हम क्या देखते हैं, कभी भी ये एक्सपेरिमेंट करना, एक बर्नर लेना यहाँ पे या फिर जहाँ पर भी आग जल रही है, एक सिरे को लोहे की जो एक छड़ है उसके एक सिरे को वहाँ पर लगाना, कुछ देर बाद दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है। वो अपने आप क्यों गर्म होता है? क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा का संचरण हो रहा है, चालन हो रहा है। ऊष्मा का क्या हो रहा है? चालन। चालन का मतलब इसके अंदर चल कर जा रही है वो। अब अगला एग्जाम्पल हम एक लेते हैं, लकड़ी की छड़। ये एक लकड़ी की छड़ है, इसको जलाकर देखना। यहाँ पर ये बर्नर है, यहाँ पे जलाना शुरू करेंगे तो यहाँ से ये जलना शुरू कर देगी और नीचे धीरे इसकी राख बनना शुरू हो जाएगी। राख, क्या लोहे की राख बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। जबकि इसकी यहाँ से ये जलकर CO2 गैस निकालती है, जबकि यहाँ पर कोई गैस नहीं निकलती, तो ये दहन अभिक्रिया हो जाती है। यहाँ पर इसका जो अंतिम सिरा वो बिल्कुल गर्म नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ऊष्मा का चालन नहीं होता है। अब लकड़ी क्या है? एक अधातु है। फॉर एग्जाम्पल कोई सी अधातु है, कार्बन है, कोयला है, तो वो क्या है? वो जलने लग जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? कार्बन होता है। तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब उस लकड़ी की छड़ को आग में डालकर देखो, क्या उसका दूसरा सिरा गर्म होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ से जलना शुरू कर देगी, जलती जाएगी, यहाँ तक जल जाएगी, लेकिन वो सिरा गर्म तभी होगा जब यहाँ पर आग आ जाएगी। इसका मतलब इसके अंदर ऊष्मा का ऐसे संचरण नहीं होता है। इसलिए अधातुएं हैं, ये क्या होती हैं? ऊष्मा की कुचालक होती हैं। आई समझ में? एनी डाउट यू कैन कमेंट। एक एक चीज को हम बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं। पहला गुण हो चुका है। दूसरा गुण क्या है इसका? ये विद्युत की भी सुचालक होती है। विद्युत की भी सुचालक। अब सुचालक क्या था? सु का मतलब होता है कोई भी चीज, जैसे कि सद्गुण, सगुण मतलब इसके अंदर गुण हैं। स का मतलब सहित, स का मतलब होता है सहित, और यहाँ पर सुचालक मतलब इसके चालक है। अब ये क्या होती है? विद्युत की कुचालक। विद्युत की कुचालक। कु का मतलब क्या होता है? एक होता है सुपुत्र, एक होता है कुपुत्र। सुपुत्र मतलब होता है उसके अंदर सारे अच्छे गुण हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सुपुत्र। कुपुत्र क्या होता है? कोई बदमाशी करता है, अवगुण है उसके अंदर, तो वो क्या था? कुपुत्र। तो यहाँ पर कु का मतलब है नहीं, वही मतलब कुचालक मतलब इसके अंदर विद्युत का चालन नहीं होता है। दो चीजें क्लियर है। अब विद्युत की सुचालक क्यों है? इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम देख ले कि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। ये धातुएं सुचालक होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अब इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसे सोडियम है 281 होता है। क्या करता है? अभी मैंने बताया है, सोडियम प्लस बनाएगा, प्लस में इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। यही बात समझ में। मैग्नीशियम है, उसके अंदर क्या पाया जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही क्या कहलाता है? विद्युत। आइए समझ में। अगर इसका एग्जाम्पल कर देखना है, कोई भी कॉपर की या फिर सिल्वर, सोना चांदी, कोई सी भी है, जो भी धातु है, उसके एक छड़ लेनी है। एक साइड पर करंट लगाएंगे तो दूसरी साइड अपने आप झटका लगेगा ऐसे, तर। आई बात समझ में? तो वो क्या होता है? वो है इलेक्ट्रॉन का, वो करंट का प्रभाव होता है। क्या एक लकड़ी की छड़ लेना, उसको तार, विद्युत वाले तार से करंट करना, क्या वहाँ पर कोई करंट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। प्लास्टिक के ले लेना, प्लास्टिक में भी कोई करंट नहीं आता है, क्योंकि वो सब क्या है? अधातुएं हैं। तो ये क्या होती है? विद्युत की कुचालक होती हैं। ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं। तो हम चल रहे हैं क्या और क्यों के बेस पर, जो तुम्हारे माइंड में जितने भी सवाल क्रिएट होते हैं, सबको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। ये सब जल्द लिख लिया होगा, एक बार इसको मिटा देते हैं हम। अधातु में दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। जो काम धातु में होता है वो अधातु में नहीं होता। अगली क्वालिटी क्या है इसकी? अगला गुण क्या है इसका?
ये कठोर होती हैं, कठोर होती हैं। अब हमारी अपवाद वाली कहानी शुरू होती है यहाँ से। इसमें जो अपवाद है, ये अपवाद बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जो साइंस पर कहीं ना कहीं पर धब्बा एक लगता है, वो अपवाद का ही लगता है। कुछ लोग अगर साइंस पर सवाल उठाते हैं वो इसीलिए उठाते हैं कि इसमें अपवाद बहुत हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 3 जो धातु हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत मुलायम होती हैं, मुलायम। क्लियर है। धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं। और अगर 5वां गुण लिखे तो ये चमकीली भी होती है। कठोर और चमकीली होती हैं। लेकिन जो अपवाद है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या है? मुलायम। इनको चाकू से काटा जा सकता है। इनको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है, जबकि ये तीनों क्या है? धातु हैं। तो इसका ये अपवाद है। अपवाद सबसे इम्पोर्टेंट है, तो जल्दी से इसको नोट करो। फिर हम इसकी अगली प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। इसको मिटा देता है हम। अब इसका अगला गुण लिखते हैं हम, जो भौतिक गुण है, सबसे इम्पोर्टेंट है, आघात वर्धनीय। धातुएं क्या होती हैं? आघात वर्धनीय। आघात का मतलब क्या होता है? कोई भी हमारे ऊपर घात करता है तो उसका मतलब क्या होता है? चोट। आई बात समझ में? आघात का मतलब होता है चोट। अब समझो इस पूरे सेंटेंस का मतलब, इस पूरे वाक्य का मतलब क्या होता है? आघात वर्धनीय मतलब क्या होता है? एक ऐसी ही कोई एक धातु है, सोना का एक टुकड़ा है, सोने का एक टुकड़ा या फिर लोहे का टुकड़ा, इस पर हम हथौड़े की चोट मारते हैं, ये हमारा बन गया हथौड़ा। इस पर चोट मारेंगे तो ये क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, पतला एवं चपटा हो जाएगा। कोई भी धातु है, मैग्नीशियम हो, लोहा हो, चांदी हो, नहीं सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, कोई भी धातु हो, कैसी भी धातु हो, कॉपर हो, सारी धातुएं क्या होता है? इनको पीड़ने पर, इनको चोट पहुंचाने पर ये क्या होती हैं? ये पतली और चपटी हो जाती हैं, एक चादर का निर्माण कर लेती हैं, चादर। इसलिए जो भी आप देखते हो, जो भी टीन होती है, टीन जो घरों में लगाते हैं, या फिर कोई भी जो भी धातु की सामग्री होती है, वो पतली चपटी भी बनाई जा सकती है। उसको गर्म करके क्या पहुंचाते हैं? चोट पहुंचाते हैं, उससे ये पतली और चपटी बन जाती है। इस गुण को क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीय। जबकि अधातुएं भंगुर होती हैं, भंगुर, आघात वर्धनीय नहीं होती। भंगुर मतलब चोट पहुंचाने से टूट जाती हैं, चोट पहुंचाने से, चोट से बिखर जाती हैं। इसी गुण को क्या कहते हैं? भंगुर। जैसे ये कोई भी लकड़ी है, उस पर ज़्यादा चोट मारोगे तो ये टूट जाएगी, टूट जाएगी बीच में से। कोई कोयला का टुकड़ा है, इस पर चोट मारोगे ये टूट जाएगा। कोई पत्थर का टुकड़ा है, चोट मारने पर बिल्कुल टूट जाता है। ईंट का टुकड़ा है, चोट, हथौड़े की चोट से बिल्कुल उसके टुकड़े हो जाते हैं। क्या उसकी चादर बन पाती है? ऐसी चादर बनेगी इस पत्थर की या फिर लकड़ी की? बिल्कुल नहीं बनेगी। तो ये कौन सा गुण होता है? आघात वर्धनीयता। और इसमें क्या होता है? भंगुर। इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो इसको जल्दी से नोट करो। सातवां गुण क्या होता है? अगला गुण जो कुछ कुछ आघात वर्धनीय जैसा ही होता है, तन्यता। तन्यता। अब यह तन्यता क्या चीज़ है और क्यों है, क्या है, सब कुछ मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तन्यता अगर शब्द को हम देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक चीज़ हमारे सामने निकल कर आई, वो है तार। आई बात समझ में? तार। अब फिर इसको कनेक्ट करो तार को यहाँ पर भौतिक गुण से। तार का मतलब क्या होता है? अब कोई भी जो भी धातु है, धातुएं सभी क्या होती है? तन्यता पाई जाती है। तन्यता क्या होती है? कि इनको पीट कर या खींच कर पतला
तार बनाया जा सकता है। आई बस समझ में। अब जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल सामान जो होते हैं विद्युत के लिए, जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताने वाला हूँ। हमारी जो डोरियाँ होती हैं जहाँ पर तार किस किस चीज़ का मिलता है, कॉपर का तार मिलेगा, Ag चांदी का मिलेगा, Au सोने का। सबसे बड़ा लंबा तार सोने का बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर का तार बन सकता है। मैग्नीशियम का तार मिलता है हमें, लोहे का तार भी मिलते हैं हमें। आई बात समझ में। तो ये धातुएं हैं, इनको क्या होता है, इनको पीट कर पतले तार के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस गुण को क्या बोलते हैं, तन्यता। जबकि इन अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। जल्दी से नोट करो इसको। क्लियर है, तन्यता वाला गुण क्लियर है। नंबर 8, धातुएं ध्वनिक होती हैं। ध्वनिक, सोनोरस, ध्वनिक होती हैं। अब ध्वनिक क्या है, यहाँ पर एक शब्द निकल कर आ रहा है हमारे, ध्वनि। ध्वनि का मतलब क्या होता है, फिर और भी आसान शब्द में, आवाज। क्लियर है। तो धातुएं ध्वनिक होती हैं जबकि ये नहीं होती, इनमें ज़्यादा रोड़ा है नहीं। एग्जाम्पल, जो भी घंटी होती है, मंदिर की घंटी जो होती है, कोई भी धातु है, घंटी बजती है, तो घंटी किसकी बनी है, धातु की बनी है। अरे समझ में, लकड़ी की घंटी थोड़ी होती है। स्कूलों में, मंदिरों में लकड़ी की घंटी बन सकती है क्या, उसको बजाएंगे तो क्या आवाज़ निकलेगी। ये दोनों धातुएं हैं, ऐसी आवाज़ निकल सकती है, लेकिन वो इसे ध्वनिक नहीं बोलते, ये अधातुएं हैं। जबकि हम किसी धातु को बजाएंगे, जैसे कि यहाँ पर ये धातु है, इसकी ज़्यादा आवाज़ आई जबकि इसकी कम आई, ये क्या होती है, ध्वनिक होती है। तो जहाँ पर भी जो ध्वनि यंत्र होते हैं उसमें धातुएं यूजफुल होती हैं, जबकि इसमें ध्वनिक नहीं होती। नंबर 9, गलनांक और क्वथनांक। गलनांक, क्वथनांक उच्च होता है जबकि इनका निम्न होता है। उच्च क्यों होगा, क्योंकि 10 नंबर, दो चीज आपस में कनेक्ट है, इनका घनत्व ज्यादा होता है, डेंसिटी अधिक होती है, इनका घनत्व कम होता है। अब हमने देखा, एक चीज और लिख देते, मैंने कठोर समझाया था आपको, कठोर पहले लिखा दिया या फिर नहीं लिखा हो दोबारा लिख लेना। कठोर होती है। अब कठोर क्यों होती है, ठोस द्रव्य सभी ने पढ़ा होगा, जो ठोस होते हैं उनके कण जो हैं बहुत पास पास होते हैं। ठोस के कण पास पास होते हैं। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, तो ये व्हाइट बोर्ड एक ठोस पदार्थ है। अब इसके जो कण है, पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे कण, उनके बीच में जगह नहीं है, तो इससे ये क्या होता है, ठोस। क्या ये लिक्विड का बन सकता था, क्या हम यहाँ पर लिक्विड का बोर्ड बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो इनका घनत्व भी ज़्यादा हुआ। अब घनत्व ज़्यादा होगा तो गलनांक क्वथनांक अपने आप भी ही ज़्यादा होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, तो इनको जल्दी से नोट करिए जो हम भौतिक गुण पढ़ रहे हैं। क्लियर है। अब हम इस जो अधातु है इसके अपवादों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अधातुओं में सिर्फ अपवाद पर ध्यान देना है हमें। अपवाद कौन कौन से हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि अधातुएं विद्युत की गोचाल होती हैं, लेकिन कार्बन का अपरूप होता है एक, कार्बन का अपर रूप। अपर रूप का मतलब खुद के जैसा रूप। वो अपर रूप कौन सा है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सभी ने देखा होगा। ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो हो गया ना अपवाद। हमने क्या कहा था, विद्युत या धातु में विद्युत की कुचालक होती है जबकि ग्रेफाइट सुचालक होता है। जल्दी से लिखो इसको। अगला अपवाद हम देखने वाले हैं। अगला अपवाद है आयोडीन। आयोडीन जो अधातु होती है, ये क्या होती है, चमकीली होती है।
देखा है, नमक में आयोडीन होती है इसलिए वो चमकीला होता है। तो आयोडीन जो धातु होती है आई, ये क्या होती है, चमकीली होती है। तो ये भी अपवाद हो गया। हमने क्या पढ़ा था, अधातु चमकीली नहीं होती जबकि धातु चमकीली होती हैं। हो गए 2 अपवाद। एक अपवाद और है, ब्रोमीन जो धातु है, ब्रोमीन अधातु, धातु ने अधातु, ये क्या होती है, द्रव अवस्था में होती है। द्रव अवस्था में, ये कौन सी अवस्था में है, द्रव अवस्था में होती है ब्रोमीन जो धातु होती है। अब यहाँ पर भी एक जो अपवाद हमारा रह गया है वो है पारा, Hg, मरकरी जिसे बोलते हैं। ये क्या होती है, कमरे के ताप पर द्रव होती है, द्रव अवस्था में। ये आपने थोड़ी क्लास में पढ़ लिया होगा इसलिए मैंने समझाया नहीं, लेकिन फिर भी मुझे याद आ गया ये चीज़ कि पारा जो होती है वो कमरे के ताप पर द्रव होती है, जबकि ये क्या है, धातु है। तो ये इसका अपवाद हो जाएगा। और हाँ, ये इसका अपवाद ही है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में होती है। अब धातुओं में एक अपवाद और है बस, गैलियम Ga और Cs सीजियम, ये क्या होती हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है, जबकि धातुओं का उच्च होता है। क्लियर है। तो ये अपवाद है, इनको इम्पोर्टेंट बना लेना, लिख लेना साइड में, इनको नीचे जहाँ पर भी आप लिख रहे हैं नोट्स में मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट नोट्स टेलीग्राम पर मिलेंगे, लिंक पर जाइए। तो ये धातु और अधातु के जो भौतिक गुण हैं ये यहाँ पर खत्म होते हैं। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या होते हैं, तो इन चीज़ों को जल्दी से नोट करो, फिर हम देखेंगे धातु और अधातु के रासायनिक गुण। अब हम देखने वाले हैं धातुओं के रासायनिक गुण, क्योंकि हमने भौतिक गुण देख लिए हैं इससे पहले। तो अब जो हम देखेंगे रासायनिक गुण देखेंगे। अब इनमें सबसे पहले नंबर पर आता है धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। अपने कॉपी में ऐसे लिखते जाना या फिर टेलीग्राम चैनल पर मैंने नोट्स डाल रखे हैं, उनमें से देख लेना। तो धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया, पहला पॉइंट, अगर धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगी क्या बनेगी, इस चीज़ को अपन बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। बेसिकली जैसे कोई धातु है प्लस क्रिया किससे करेगी, ऑक्सीजन से। धातु और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगी, धातु के ऑक्साइड बनाएगी। धातु के ऑक्साइड बनाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, धातु ऑक्साइड बोलेंगे। आए बात समझ में। एग्जाम्पल देख लेते हैं चलो इसके। 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। ये एग्जाम्पल बहुत बार मैंने समझा दिया। मैग्नीशियम कोई धातु है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है, क्या बनाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी। तो धातुओं के ऑक्सीजन से क्रिया में क्या बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है। क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा। और भी इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 4Fe। अब लोहे की क्रिया किससे करेंगे हम, ऑक्सीजन से करा दो, क्योंकि लोहा भी क्या है, लोहा भी धातु है और क्रिया किससे कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन से कर रहे हैं। तो क्या बनेगा Fe2O3, Fe2O3 आयरन थर्ड ऑक्साइड इसे हम बोलते हैं। तो लोहा क्या है, लोहा एक धातु है, क्रिया किससे कराए, ऑक्सीजन से कराए, क्या बना, धातु ऑक्साइड बना। इसे हम क्या बोलेंगे, धातु ऑक्साइड बोलेंगे। जल्दी से नोट करो इसको, ये होती है धातु की ऑक्सीजन से क्रिया। अब एक चीज और पढ़नी है हमें इसके अंदर ही, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइडों का मतलब क्या होता है। अब इनमें वो होता है ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया करते हैं, अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण व जल बनाते हैं। क्या बनेंगे, लवण व जल बनाएंगे। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं,
ये अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, तो इसीलिए इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल देखें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। इसके और एग्जाम्पल देखें अगर हम, तो Fe2O3 जो अभी मैंने बताया था। और एग्जाम्पल देखें तो सोडियम ऑक्साइड Na2O। ये सभी क्या है, उभयधर्मी है। तो धातु ऑक्साइड ही है, बिल्कुल धातु ऑक्साइड है, ये भी धातु ऑक्साइड है, ये भी धातु ऑक्साइड, लेकिन क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड हम इसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अगर अम्ल से क्रिया करेगा तो भी लवण जल बनेगा, क्षार से क्रिया करेगा तो भी लवण और जल बनाएगा। क्लियर है, कंफ्यूजन खत्म, आई बस समझ में, कोई डाउट। अगली रिएक्शन क्या कहती है। अब अगली जो रिएक्शन है वो हम पढ़ते हैं, जल के साथ क्रिया। दूसरा, धातुओं की जल के साथ क्रिया करते हैं। अब जल से क्रिया करके धातु क्या बनाती है, सबसे मेन चीज तो यही होती है कि क्या बनाएगी। तो इसको हम बेसिकली लैंग्वेज में लिखना चाहें तो सबसे पहले धातु प्लस जल, तो सबसे पहले क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा जो उसमें भी बना था। लेकिन यहाँ पर एक चीज और बनेगी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है हाइड्रोजन गैस। ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करके लिखना जल्दी से। ये धातु जल से क्रिया कर रही है। अब हाइड्रोजन गैस क्यों निकली, क्योंकि इसका फॉर्मूला H2O होता है। अभी कोई भी X धातु है प्लस H2O है, तो ऑक्सीजन इस धातु से जुड़ जाएगी, तो क्या बचेगा, हाइड्रोजन बचेगा। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। मिल गई सभी आंसर का, सभी क्वेश्चंस का जवाब। क्यों, क्योंकि धातु है, जल से क्रिया करेगी, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो ये ऑक्सीजन किससे कनेक्ट हो जाएगी, धातु से, बचेगा क्या, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। सीधा सा सवाल बनता है यहाँ पर, धातुओं की जल से क्रिया करने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। कुछ एग्जाम्पल देखने चलो, इसको नोट करो जब तक। जल्दी से नोट करो इसको। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एक कोई धातु उठा लेते हैं, मैग्नीशियम, जल से क्रिया करवा दो, क्या बनेगा, मैग्नीशियम की धातु ऑक्साइड बनेगा, तो MgO प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। समझ में आया, एक बार फिर से देख लो। धातु है, सबसे पहले तो धातु, मैग्नीशियम धातु है, क्रिया कैसे करवानी, जल से करवानी, और ऑक्सीजन धातु से कनेक्ट हो जाएगी, जबकि ये बाहर निकल जाएगी, तो MgO बन जाएगा, जबकि ये गैस बाहर निकल जाएगी। तो इसमें सीधा सा सवाल बनता है कि धातुओं की जल से क्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है, तो वो गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। क्लियर है, कोई डाउट हो तो जल्दी से बताइए इसको। अब इसमें कुछ पॉइंट जो हैं, एक तो सोडियम धातु है, एक पोटेशियम धातु है। ये दोनों धातुएं जल से तीव्र अभिक्रिया करती हैं और ज्वाला उत्पन्न करती हैं। अगर सोडियम पोटेशियम में से किसी के टुकड़े को किस में डाल देते हैं, हम पानी में डाल देते हैं, तो उसमें विस्फोट होता है, जोर से विस्फोट होता है। कभी भी देख लेना, सोडियम का टुकड़ा ज़्यादा बड़ा मत लेना, बहुत छोटा टुकड़ा लेना, पानी में डालना, और इससे थोड़ा सेफ्टी जरूर रखना है। ऐसा नहीं कि कुछ बिना सेफ्टी के कर दिया, तो उसमें विस्फोट हो सकता है। और इसलिए इसको किस में रखते हैं, केरोसिन में। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि केरोसिन के अंदर ये क्रिया नहीं करते हैं, पानी से ना हवा से। ये थी धातुओं की जल के साथ क्रिया। जल्दी से नोट करो उसको। अब हम देखते हैं धातुओं की अम्ल से क्रिया। अगर कोई भी धातु अम्ल से क्रिया करती है तो क्या बनाएंगी। तो जो चैप्टर हमने केमिकल रिएक्शन वाला पढ़ा था, वो चैप्टर और ये चैप्टर थोड़ा कनेक्टिव है। अब हम जो रिएक्शन देखने वाले हैं वो सेम वही है जो पहले हम पढ़ चुके। थर्ड पे लिखो, धातुओं की
अम्लों से क्रिया, अम्ल से क्रिया। अब आपको याद आएगी यहाँ पर एक अभिक्रिया जो हमने पढ़ी थी पहले। कोई भी धातु है जैसे कि जिंक है प्लस एक अम्ल ले लिया हमने, क्या कौन सा, H2SO4। याद आ गई होगी तुम्हें ये कौन सी रिएक्शन है, क्या बनेगा, ZnSO4, ZnSO4 प्लस H2 गैस बाहर निकलेगी। अगर याद आया हो, किसी ने अच्छे से टॉपिक पढ़ा हो, तो ये धातु है जिंक है, जिंक सल्फेट, ये सल्फ्यूरिक एसिड के विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। तो इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो धातुओं की अम्ल से क्रिया क्या होती है, धातु किसी अम्ल से क्रिया करके धातु सल्फेट बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी गैस बाहर निकलेगी। अगर धातु की क्रिया अम्ल से होगी तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी, सीधी सी बात है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। जल्दी से नोट करो इसको।